उत्तर प्रदेश का सियासी पारा इन दिनों अपने उफान पर है। आम चुनाव के नतीजों के बाद यूपी बीजेपी में इन दिनों काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है। यहां संगठन और सरकार के बीच तकरार की खबरें हैं। वहीं दूसरी तरफ सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने बयान के बाद से चर्चा में बने हुए हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद से ही मौर्य के तेवर बेहद तल्ख होते दिखाई दे रहे हैं। वो संगठन को सरकार से बड़ा बता रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की है। वो नड्डा से भी मिले हैं और दावा किया जा रहा है कि यूपी में बीजेपी की हार के लिए अब भूपेंद्र चौधरी पर ही कार्रवाई हो सकती है। तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने बुधवार को यूपी में मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में एक बार फिर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम गायब रहे। तो योगी आदित्यनाथ ने भी जो फैसला लिया है वो हैरान करने वाला है। उन्होंने विधानसभा उपचुनावों को लेकर रणनीति तैयार की है, जिसमें ना तो दोनों डिप्टी सीएम की राय ली गई और ना ही उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए एक समूह का गठन किया गया है, जिसमें 30 मंत्री शामिल किए गए हैं। एक सीट का प्रभार 3 मंत्रियों को दिया गया है, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, जो सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के टकराव का बड़ा संकेत दे रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। अब इसी खराब प्रदर्शन को लेकर आरएसएस की पत्रिका विवेक ने बीजेपी और एनसीपी अजित गुट की आलोचना की है। लेख में लिखा है कि एनसीपी अजित गुट से गठबंधन करना राज्य में बीजेपी को बहुत भारी पड़ा है, और जब चुनाव नतीजों के बाद कार्यकर्ताओं से हार की वजह पूछी गई तो उन्होंने भी एनसीपी और बीजेपी गठबंधन को ही जिम्मेदार ठहराया। वहीं इस आर्टिकल में आगे कहा गया कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है, जिसमें हर किसी को शामिल कर उसकी धुलाई कर दी जाती है। पार्टी इंपोर्टर बन गई है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब आरएसएस ने बीजेपी को घेरा हो। पिछले दिनों संघ की ही एक मैगजीन ऑर्गेनाइजर ने लोकसभा चुनाव नतीजों को ओवर कॉन्फिडेंट बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए रियलिटी चेक बताया था। वहीं खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहले ही अहंकार, मणिपुर और चुनाव नतीजों को लेकर इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा था। दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर करीब 2.5 घंटे तक बहस चली। केजरीवाल का पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई पर बिना किसी आधार के गिरफ्तारी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सीएम है, देशद्रोही नहीं। केजरीवाल अचानक आरोपी बन गए, ये कैसे, कब हो गया, कुछ नहीं बताया गया। सिंघवी ने सीबीआई पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामले में नया सबूत क्या है, क्या सिर्फ इसीलिए गिरफ्तारी की गई कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। सिंघवी ने दावा किया कि एक इंश्योरेंस अरेस्ट की तरह है, ये चाहते हैं कि केजरीवाल जेल से बाहर ना आए, इसीलिए दूसरे केस में गिरफ्तार किया। इस पर सीबीआई की तरफ से पेश वकील डीपी सिंह ने कहा कि सीबीआई को ये तय करने का अधिकार है कि किस आरोपी को कब गिरफ्तार किया जाए। जजेस की बेंच ने डीपी सिंह से कहा कि उनका सवाल है कि आपके पास जनवरी से सबूत थे तो आपने उन्हें 6 महीने तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। जिस पर डीपी सिंह ने कहा कि सवाल ये है कि कौन जांच को प्रभावित कर सकता है और पटरी से उतार सकता है, तो वो केजरीवाल हैं। उन्हें गिरफ्तार करने का ये सही समय था। सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि मामले के तथ्य वही है। अगर आप तय करते हैं कि गिरफ्तारी अवैध है तो जमानत की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यदि गिरफ्तारी वैध है तो जमानत का फैसला आपको करना है। मैं जोर देकर कहता हूं कि अंतरिम जमानत दी जाए। कोर्ट की लंबी बहस के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया, जबकि जमानत मामले में आगे की सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय कर दी गई है। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को करारा झटका लगा है, क्योंकि उनके नाम पर पार्टी को वोट नहीं मिला। बीजेपी बहुमत से दूर रह गई, जिसके बाद से ही पार्टी के अंदर बगावत की खबरें सामने आ रही हैं और अब पीएम मोदी भी पार्टी नेताओं के निशाने पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, और अब इस नारे का पार्टी के अंदर विरोध शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हाथ जोड़कर कहा, आप सभी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे। हम कहेंगे जो हमारे साथ हम उनके साथ। सबका साथ सबका विकास कहना बंद करो। अधिकारी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा हमें अल्पसंख्यक मोर्चे की भी जरूरत नहीं है, इसे भंग कर देना चाहिए। अधिकारी के बयान से साफ है कि बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली हार के पीछे पार्टी के नेता पीएम मोदी की गलत रणनीति को जिम्मेदार मान रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में बीजेपी को इस बार सिर्फ 12 सीट पर ही जीत मिली है, जबकि 2019 में 18 सीटों पर जीत मिली थी। और हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और बीजेपी को चारों सीटों पर हार मिली। सबसे बड़ी बात तो ये
है कि जिन सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें से 3 सीटें बीजेपी के पास थी। अजीत पवार की पार्टी में फूट पड़ गई है। धड़ाधड़ पार्टी नेता इस्तीफा दे रहे हैं। एनडीए में आने से अजीत पवार और उनका परिवार भले ही वॉशिंग मशीन में धुल गया हो, लेकिन उसके राजनीतिक वजूद पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में अजीत गुट की एनसीपी मुश्किल से खाता खोल पाई, उसे 1 सीट पर ही जीत मिली। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी गठबंधन की जीत के संकेत मिल रहे हैं, जिससे एनडीए में भगदड़ के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा दबाव में अजीत पवार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता अब घर वापसी की तैयारी में हैं। यानी शरद पवार की एनसीपी में शामिल होने को तैयार है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। एनसीपी के गढ़ पिपरी चिंचवाड़ में अजीत गुट में चाचा शरद पवार ने सेंध लगा दी है। एनसीपी अजीत गुट की पिंपरी चिंचवाड़ यूनिट के चीफ अजीत गवाह ने एनसीपी पिंपरी चिंचवाड़ छात्र विंग के प्रमुख यश शाह ने, पूर्व पार्षद राहुल भोसले और पंकज भालेकर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और ये सभी नेता जल्दी ही शरद पवार के सामने एनसीपी शरद गुट में शामिल हो जाएंगे। इस बीच ये दावा भी किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के मंत्री और सीनियर एनसीपी नेता छगन भुजबल भी अजीत पवार का साथ छोड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही भुजबल की शिवसेना यूबीटी के बड़े नेता से मुलाकात की खबरें सामने आई थी और हाल ही में भुजबल ने शरद पवार से भी मुलाकात की है और दावा किया जा रहा है कि शरद पवार की हरी झंडी मिलते ही वो अजीत गुट का साथ छोड़ देंगे। वैसे भी भुजबल को अजीत के साथ जाने का इनाम पहले ही मिल चुका है। उनके खिलाफ जो भी जांच चल रही थी उन सभी में उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। वो वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं, इसलिए अब उन पर केंद्र की किसी भी जांच एजेंसी का दबाव नहीं। केंद्र सरकार ने नीति आयोग की नई टीम का गठन किया है और इसमें पदेन सदस्यों के अलावा 11 लोगों को आमंत्रित सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। मगर 11 नामों में 3 नाम गौर करने वाले हैं और ये नाम है बिहार के पंचायती राज मंत्री ललन सिंह, सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान। बिहार के सहयोगी दलों के इन 3 नेताओं को नीति आयोग की नई टीम में शामिल किए जाने के बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज देने की मांग पर दावा मजबूत होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने ही कहा था कि नीति आयोग ने स्पष्ट कर रखा है कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अब वही जीतन राम मांझी नीति आयोग की नवगठित टीम में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि बिहार के मामले में अब उनका स्टैंड क्या रहता है। हालांकि नीति आयोग की इस नई टीम को लेकर आरजेडी का बयान सामने आया है। पार्टी का कहना है कि बिहार के 3 मंत्रियों को नीति आयोग का सदस्य बनाया गया है, तो बिहार को लेकर ये तीनों मंत्री कितने गंभीर हैं, ये बैठक में पता चलेगा।